कंट्रोवर्सी का ट्रेंड शुरू हो गया? क्यों मेहमान को बुला के उसकी इज्जत से एक तरह से मैं तो कहूँगी खिलवाड़ किया जाता है? विजडम से निकल के हम रेटिंग्स के चक्कर में पड़ गए। तो फिर ये चीज़ें थी, रेटिंग्स पहले अफेक्ट कर रही थी चैनल्स को भी। महीने के आखिर में जब यूट्यूब से पैसे आते हैं ना, तो बड़ा दिल बाग-बाग होता है। मेरा बड़ा एतराज़ है कि इतने अच्छे-अच्छे लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता? मीडिया है, वो डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सोसाइटी का आईना होता है। जिस मुल्क में सबसे बड़ा बिज़नेस जो है वो एजुकेशन हो, बिज़नेस एजुकेशन हो, ओहो! बिज़नेस हेल्थ हो, तो उसमें फिर आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नेशन बिल्डिंग कहाँ से आएगी? ओहो! इरफान साहब, आपने अपनी वालिदा की और फिर अपने वालिद की बहुत खिदमत की। वालिद साहब ने जो है वो इसका सख्ती से इनकार किया कि ज़िंदगी के वो 50-60 साल हमने इकट्ठे गुज़ारे हैं। उनके साथ बैठ के वही वाले खाने खाने। मुझे बड़ा शौक होता था, लोग कहते हैं कि यार आप इस एज में भी आपने अपने आप को हुँ। थोड़ा बहुत मेंटेन किया हुआ है। तुमने अपने पेरेंट्स को उफ़ तक नहीं कहना, तो इसलिए आया है कि इसकी कोई और रेमेडी नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी एक के हिस्से में ये रखा होता है कि उसने अपने पेरेंट्स को सँभालना है। इरफान साहब, कंट्रोवर्सी की आपने बात की और कुछ आपने तज़किरा किया जो पॉडकास्ट हो रहे हैं जिसमें वही बात है कि ज़रा इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हो हुँ, गई है हुँ, इंटरव्यू से। तो हम जब नए-नए आए थे इस फ़ील्ड में, आपने भी बताया कि जो मेहमान होता है वो उस वक़्त सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला शख़्स है, आपने उसको इज़्ज़त देनी है और आपने उससे उसकी जर्नी के बारे में पूछना है। ये कि क्यों कंट्रोवर्सी का ट्रेंड शुरू हो गया? क्यों मेहमान को बुला के उसकी इज़्ज़त से एक तरह से मैं तो कहूँगी खिलवाड़ किया हुँ। जाता है और फिर ऐसे गेस्ट जिनका मुझे लगता है शायद हमारी फैमिली मिल बैठ के इंटरव्यू देख भी नहीं सकती, ये क्यों ट्रेंड हो गया है? हम लोग जब विज़डम से निकल के हुँ। हम रेटिंग्स के चक्कर में पड़ गए, तो फिर ये चीज़ें थी। रेटिंग्स पहले अफ़ेक्ट कर रही जी। थी चैनल्स को भी, बहुत से चैनल्स को अफ़ेक्ट किया हुँ। उसने, और वो बहुत चैनल ज़मीन-बोस भी हुए इस चक्कर में। और इसी तरह से यहाँ पे भी आए, तो नंबर्स गेज करने के लिए, चीज़ें गेज करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और जब महीने के आखिर में जब यूट्यूब से पैसे आते हैं ना, तो बड़ा दिल बाग-बाग होता है। तो लेकिन वो जो है बहुत सी चीज़ों को उनके सरों पे या कंधों पे पैर रख के हम उन पैसों की तरफ जा रहे होते हैं। हुँ। तो वो मटेरियलिस्टिक जिस किस्म की सिचुएशन हो गई, सोसाइटी हो गई, तो उसमें ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं। और मुझे अफ़सोस है कि अच्छे मैच्योर चैनल्स भी ये चीज़ें, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। उम्मीद तो ये थी कि वो इसको थोड़ा-सा कंडेम करेंगे और ऐसे लोगों को भी डिस्करेज करेंगे। जैसे आपने कहा कि गेस्ट इस तरह हुँ। का होता है कि गेस्ट को ऐसे बुला के करने की, और गेस्ट भी बेइज़्ज़ती करवा रहा है, गेस्ट भी चुप करके और बैठा है, गेस्ट भी सारा कुछ कर रहा इरफान है, साहब, तालियाँ सिर्फ बज रही हैं और वाह-वाह यस, हो रही है, यस। और वो बंदा जो है सेलिब्रिटी हाँ। बना हुआ है, चलो कोई बात नहीं। ना सिर्फ पॉडकास्ट, मॉर्निंग शोज़, फिर वो जो इवनिंग शोज़ होते हैं, तंज़ो-मज़ाह के प्रोग्राम्स, वहाँ पर भी ऐसे ही गेस्ट बुलाए जाते हैं। तो मेरा बड़ा एतराज़ है कि इतने अच्छे-अच्छे लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता? एक तो ये है कि जो मीडिया है, वो डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक हुँ। मीडिया हो, वो सोसाइटी का आईना होता है। 2 लोग, 2 मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया सोसाइटी का आईना होता है, कुछ कहते हैं कि सोसाइटी मीडिया की आईना होती है। लेकिन कान कहीं से हुँ, पकड़ें, हुँ, वो बात एक ही हुँ। तरफ की हो जाती है उसमें। आपने आपकी गाड़ी में रेडियो होगा, आप अभी जाएँगी तो रेडियो आप ऑन कीजिएगा और म्यूज़िक सुनिएगा, और म्यूज़िक के दौरान जब लाइव कॉल्स होती हैं, तो वो सुनिएगा। तो वो इससे आगे की लाइव कॉल नहीं होगी कि जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मेरी खाला से भी बात कर लें। हुँ। इंटेलेक्ट लेवल हम लोगों का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय पर्पस, वो इंटेलेक्ट लेवल बढ़ने नहीं दिया जा रहा। वो मुझे लग रहा है कि ख़ास तौर पे उसको रोका जा रहा है कि कहीं इंटेलेक्ट लेवल ज़्यादा ना हो। और जो इंटेलेक्ट लेवल ज़्यादा जिनका होता जा रहा है, उनको इतना प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। उनको यहाँ पे चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। और वही जो है वो भेड़-बकरियाँ रह गई हैं यहाँ पे, और उन पे बड़े अच्छी तरह से हम काबिज़ होके हम जो है वो साल हा साल हुकूमत कर सकते हैं। तो हमें बंदे, आई एम सॉरी पॉलिटिकल हो गया ये, अ, लेकिन वो लेकिन अलमिया हाँ, तो है ना, है, लेकिन वो सोसाइटी का अलमिया तो इस है। किस्म की सिचुएशन इस वक़्त लग रही है कि हमें सिर्फ़ भेड़-बकरियाँ चाहिए यहाँ पे, कोई इंटेलेक्चुअल चाहिए नहीं है। इसलिए शायद उन लोगों को अच्छा लग रहा है कि यार ये आपस में लड़ते रहें, ख़्वार होते रहें, एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाते रहें, एक-दूसरे की पगड़ियाँ उछालते रहें, और हम इन पे जो है वो काबिज़ रहें। तो वो जो कंडक्ट था, वो जो जो रेगुलेटरी हुँ। अथॉरिटीज़ थी,
वो उसको इस तरह से ग्रिप कर नहीं सक रहे जिस तरह से या करना चाह नहीं रहे उसमें दूसरे वाली कि बात मुझे ज्यादा सही लगती है, हाँ, क्योंकि जहाँ करना चाह रहे होते हैं वहां वो कर वहाँ लेते वहाँ हैं। पे हो जाता है, वो अच्छा जी भला हो जाता है, वो हम जी, अब देख रोज भी रहे रोज हैं। रोज देखते जी हैं ये चीज उसमें। तो उस चीज को जो है वो मिस किया जा रहा है, उसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है ना, वो बिल्कुल जो है वो इससे बागी हो गई। और उफ सिचुएशन ये आ रही है उफ। कि जिस जिस मुल्क में किसी और तरफ हम निकल गए हैं, वैसे जिस मुल्क में सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो एजुकेशन हो, बिजनेस बिजनेस। एजुकेशन हो, ओहो। बिजनेस हेल्थ हो, तो उसमें फिर आप क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नेशन बिल्डिंग कहाँ से आएगी? ओहो, अब हम थोड़ा सा वापस आ जाते ओके, हैं। डन। आपने वालिद साहब ये सियासत की तरफ या जाना नहीं चाह रहे, हम या वापस आ जाते हैं वालिद साहब की। सोशल इश्यूज में सियासत नहीं यस, वालिद है। साहब की गुफ्तगू आपने हाँ, की और बताया कि हाँ। बड़े हुँ, अदब से उनका शगफ हुँ, था, पढ़ने हुँ, पढ़ाने का हुँ। शौक था। तो इरफान साहब, आपने अपनी वालिदा की और फिर अपने वालिद की बहुत खिदमत की, और जब कुछ बातें मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और रिसर्च करी थी, तो पता ये चला कि जब आपकी अम्मा बहुत बीमार हो गईं, बेड रिडन हो गईं, तो आपके वालिद साहब ने कहा कि उनको अलग मत करें। आपने सोचा था कि अलग उनके लिए नर्सिंग और वो सारी केयर के लिए करें? एक रूटीन में चीज़ें होती हैं ना, हुँ, उनको फ़ॉलो हुआ था और वो हुँ, बेड रिडन थीं। और अब वो जब बेड रिडन होता है तो ऑब्वियसली वॉमिट्स भी होते हैं, हुँ। बेड भी गंदा होता है, सारा कुछ होता है। तो एक वो जो दुनिया जहान का प्रोसेस होता है कि एक बीमार, इस किस्म के बीमार को जो है अलग एक कर एक और दिया जाए। ख़ास वो मेडिकल बेड होता है, वो ऐसा बेड नहीं जी, होता, वो स्पेशल एक जी। पर्पस बिल्ट बेड होता है, वो एक ले लिया जाए और साथ कर लिया जाए। लेकिन वालिद साहब ने जो है वो इसका सख्ती से इनकार किया कि ज़िंदगी के कोई 50-60 साल हमने इकट्ठे गुज़ारे हैं और कितनी-कितनी बहारें देखी हैं। और अब जो सिचुएशन आ गई है, अगर एक बंदा बीमार हो गया, इस हद तक बीमार हो गया, तो अब उसका बर्तन जो है ना वो अलग कर दें या उसका बेड अलग कर दें, ये कैसे पॉसिबल है? तो वो एक इस किस्म की बात थी जो हमने फिर सारी सीखी भी। फिर यहाँ तक हुआ कि मुझे याद है कि उनके लिए, वालदा के लिए खाना जो है वो ऑब्वियसली वो बनता था एक अलग तरह का, जिसमें मसाले वगैरह हुँ, बहुत कम हुँ। होते थे और लिक्विड टाइप होता था खाना उसमें। तो वो भी क्योंकि डाइजेशन का मसला और सारा कुछ होता था। तो वो हमने पूरे घर का जो है वो खाने की हैबिट्स जो हैं वो टोन डाउन की और उसी तरह से लेके आए कि यार ये ना हो कि माँ के लिए खाना अलग बन रहा है और बाकियों के लिए खाना, वो माँ जिसने हाय! सारी ज़िंदगी हर तरह का खाना तुम्हें खिलाया है, अब वो बीमार हुई है तो उधर भांडा वखरा कर दो कि यार तुम माँ तुम ये खाना खाओ, हम तो वही लज़ीज़ खाने हाय! खाएँगे। सारी क्या ज़िंदगी खाने खूबसूरत! खिलाए उन्होंने। तो वो हमने वो एक एक पर्पसफुली एक हैबिट क्रिएट की कि वो खाने जो अब अम्मा उस परहेज़ी खाने खाते थे, उनके साथ बैठ के, तो उनको ये भी ना हुँ, लगे कि यार मुझे अलग कर लिया। उनके साथ बैठ के वही वाले खाने खाने। मुझे बड़ा शौक होता था, लोग कहते हैं कि यार आप इस एज में भी आपने अपने आप को हुँ। थोड़ा बहुत मेंटेन किया हुआ है। ये तो मैं अच्छा खासा मेंटेन तो किया मैं हुआ है। थोड़ा बहुत कसर-ए-नफ़्सी हो जाएगा। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि मेरी जो सबसे ज़्यादा शौक से मेरी खाने वाली चीज़ें थी, वो चीज़ें अभी भी हैं वैसे। एक चीज़ मैं मिस करता हूँ वालदा का, लेकिन हाँ। अदरवाइज़ ये है कि मैं जो घर जाऊँगा, तो बच्चों ने जो खाना छोड़ा होगा प्लेटों में, वो वाला खाना मैं सबसे पहले खाऊँगा। और ये उसके उसके इसके पीछे क्या क्या आई डोंट रीज़न नो, है, क्या मेरी लॉजिक? वालदा भी शायद जब हम छोड़ते थे तो वो ऐसे ओह! करती थी। तो वो खाना जो है सबसे पहले मेरे घर जब कोई दावत होती है, हुँ, मेहमान आते हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उस वक़्त ऑब्वियसली सर्विंग वगैरह हो रही, तो उस वक़्त मैं उनके साथ ज़रा कम खाऊँ और उसके बाद जो बच्चे छोड़ देते छोड़ हैं देते हैं। खाने जो प्लेटों में, हर हुँ, बच्चा खाना ज़्यादा डालता है, छोड़ देता है। तो वो खाना जो है, वो जमा करके जो है वो खाना खाया जाए। और इसके साथ जो वालदा का जो उन्होंने जी, छोड़ा होता था जी। खाना, वो वाला खाना जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा शौक से मैं खाता था। तो फिर नेचुरली इरफान साहब, ये जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली और सीख ली, ये आपने वालिद और वालिदा को देख-देख के सीखी ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज के जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की जब शिकायत करते हैं, तो कहीं न कहीं वो खुद ज़िम्मेदार हैं बच्चों की ट्रेनिंग के, बच्चों के ऐसे रवैये के? मेरे वालिद साहब जब काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए, हुँ, तो एक डॉक्टर थे, उनके पास मैं गया बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जैसे कुरान पाक में भी आया है कि हम जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, उसको हम दोबारा बचपन वाली हालत में ले आते हैं।
तो वो फिर उस तरह से वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं जिसमें ज़िद ज़्यादा होती है, जिसमें जी। प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिसमें अनसर्टेनिटी हुँ, ज़्यादा होती है कि यार ये चीज़ ख़त्म हो रही है, मतलब हुँ, आपने एक अगर बोतल पानी की रखी हुई है तो वो कहेंगे नहीं 3 बोतलें हो, एक हुँ, टिश्यू का पेपर नहीं 3 टिश्यू के पेपर हो। तो वो एक जो है वो अनसर्टेनिटी आ जाती है, या किसी चीज़ में यार इसमें नमक ज़्यादा है, नमक ज़्यादा नहीं भी है, तो वो जी। इस चीज़ तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो, क्योंकि नर्वस सिस्टम भी साथ वीक हो रहा होता है ना, हम उसको यस। बर्दाश्त नहीं करते हैं कि नर्वस हुँ, सिस्टम वीक होगा तो इस किस्म की चीज़ें आएँगी। मैं डॉक्टर के पास गया, और होम्योपैथी डॉक्टर थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। उनको मैंने कहा ये चीज़ें बहुत लोगों के लिए समझ आ जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि यार आप उनके लिए जो है वो प्रोस्टेट का इश्यू है, वो नज़र का इश्यू है, वो मैदे का इश्यू है, तो वो सारी चीज़ें, हार्ट का इश्यू है, तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से कर रहे हैं। तो आप इसमें जो है वो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की दवाई वो भी डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार तुम्हें समझ नहीं आ रही इरफान, एक्चुअली इशू ये है कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि उफ तक नहीं कहना तो उफ तक नहीं कहना। मैंने कहा नहीं मैं उफ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ये अब तुम दवाई बना ही रहे हो, और जो होम्योपैथी के हुँ। कॉम्बिनेशंस होते हैं ना सारे बना के जी, एक बॉटल जी, में जी, उसमें, जी, 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 तो वो जी। तुम उसके अंदर वो वाली नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने वाली भी डाल दो। नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो बाकी चीज़ों को कोप अप करने की हुँ। ज़रा हिम्मत बढ़ जाएगी। उसने कहा नहीं मैं भी तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि कुरान पाक में ये आया है कि अगर तुमने अपने पेरेंट्स को उफ़ तक नहीं कहना, तो इसलिए आया है कि इसकी कोई और रेमेडी नहीं है। अगर रेमेडी होती तो कुरान में ये आता कि अगर पेरेंट्स बूढ़े हो जाएँ तो ऐसे-ऐसे कर लो। ये नहीं आया। तो ये आया है ये कि उफ़ तक मतलब नहीं था, कहना। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि ये होगा, ये ऐसे ही होगा। ये ठीक भी नहीं हो ये ठीक सकता। नहीं अब होगा, ये तुम्हें ऐसे ही देखना होगा, है। ये ऐसे ही होगा। मैं तुम कहते हो मैं दवाइयाँ डाल देता हूँ, लेकिन ये सिस्टम सारा ऐसे ही होगा। तो ये शायद वो ट्रेनिंग्स हो रही थी उसमें। एक और हुँ, डॉक्टर के पास मैं गया तो उसने ख़ास तौर पे होम्योपैथी, क्योंकि वो एलोपैथी से थोड़ा डरते थे, क्योंकि वो पढ़ने-पढ़ाने वाले आदमी थे, कोई भी मेडिसिन हुँ। आती थी तो वो सब पहले पढ़ते थे पढ़ते साइड थे। इफ़ेक्ट्स क्या हैं, चीज़ें हैं, तो साइड ओह! इफ़ेक्ट से वो परेशान हो जाते थे। उनको कन्विंस कर भी लें तो कहते कि नहीं देखो मुझे पेट ख़राब हो रहा है इसलिए कि उसमें ये साइड इफ़ेक्ट था, क्योंकि वो एज फैक्टर उस तरह का ये था उसमें। वालिद साहब के साथ आपने भी मैंने बिल्कुल वो भी सारा किया, ये सेम ये इस सिचुएशन प्रोसेस से गुज़रे। सेम तो सिचुएशन। उसने आप तो बड़ा अच्छा इसको रिलेट कर सकती हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि अच्छा जी आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितने बहन-भाई हैं, कब आते-जाते हैं? क्योंकि वो मेंटल हुँ, हेल्थ भी देख रहे होते हैं ये होम्योपैथी वाले सारा कुछ उसमें, क्योंकि उस वजह से तो कोई उनको मसला नहीं आ रहा। आप की एज कितनी है और आप कितनवें हैं? हुँ, हुँ। सबसे छोटे हैं, बीच में हैं, बड़े हैं? आपकी क्या है हुँ, फैमिली के साथ उसमें? और उसके साथ उन्होंने, जब मैंने कहा कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो उन्होंने पेन रख दिया और उन्होंने कहा कि यार मैं आपको एक बात बताऊँ, इश्यू ये है कि अल्लाह ताला ने किसी एक के हिस्से में हुँ। ये रखा होता है कि उसने अपने पेरेंट्स को सँभालना है। बहन-भाइयों में सब में किसी एक के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने रखा होता है। ये हर किसी के ज़िम्मे नहीं होता। तो यू आर लकी कि तुम जो है वो तुम इस तरह से कर रहे हो। अब मैं सबसे छोटा था, तो वो भाई गुजरात में होते थे, बहन लाहौर में, मैं उस वक़्त इस्लामाबाद में था, वही सब मेरे साथ थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आज के दौर में मेरे ख़्याल है आज की जनरेशन को बताना चाहिए। उस वक़्त जब पेरेंट्स ने ये मूड सेट करके दिया हमें कि माँ की अहमियत किस तरह हुँ। से है, खाना किस तरह से खाना है, बच्चों का एहतराम किस तरह से करना है, बच्चों की इज़्ज़त किस तरह से करनी है, उनको उनसे इज़्ज़त करवानी किस तरह से है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वालिद ने और उससे पहले वालिदा ने, क्योंकि वालिदा कोई 10 साल पहले जी, उनसे जी। रुखसत हो गई थी। तो उन्होंने सारा उठना-बैठना कैसे है, बात किस तरह से करें, रिश्तेदारियाँ कैसे निभानी है, वो सारा कुछ जो है वो उन्होंने ट्रेन किया हुआ था। आज के दौर में जब कमिंग बैक टू योर जी, क्वेश्चन जी, जी, बिल्कुल। हाँ, आज के दौर में सबसे बड़ा मसला ये है कि इशफाक अहमद साहब से किसी ने पूछा कि बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है, तो उन्होंने कहा बच्चियाँ दी नहीं करनी हो तो माँ-प्यो दी करनी है, बच्चियाँ दी आपे ही हो जाएँगी।